मित्रों, आप सभी लोगों का चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। और हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, फॉर्म्स ऑफ इरोजन। ये चीज़ें हम लोग अलग से तो कभी नहीं पढ़े, बट जब हम लोग अलग-अलग चैप्टर्स पढ़ रहे थे इरोजन से रिलेटेड, लैंडफॉर्म से रिलेटेड, तो वहाँ पे कहीं न कहीं इन चीज़ों की बात हुई थी। लेकिन मुझे लगा कि एक छोटा-सा लेक्चर इस पे होना चाहिए, छोटी-सी वीडियो, जिसमें हम लोग जो मेन हमारे इरोजन के फॉर्म्स हैं और जो उसके टर्म्स हैं, जैसे कि प्लकिंग, डिफ्लेशन, एट्रीशन, हाइड्रोलिक एक्शन, ये जो शब्दावलियां हैं, इनसे कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी हाल ही में नेट जेआरएफ के एग्जाम में प्लकिंग से एक क्वेश्चन आया था, डिफ्लेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, हम लोगों को बस कुछ कॉन्सेप्ट इसमें अपने क्लियर करने होंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। और मैंने क्या किया है कि सभी जो हमारे इरोजन के एजेंट्स होते हैं, ये चीज़ तो आप लोगों की पहले से क्लियर होगी कि इरोजन और वेदरिंग क्या चीज़ होती है। वेदरिंग में क्या होता है कि जो हमारी रॉक है वो उसी स्थान पे टूट जाती है। यांत्रिक अपक्षय या तो फिजिकल वेदरिंग होगी, या केमिकल वेदरिंग होगी, या बायोलॉजिकल वेदरिंग होगी। उसी स्थान पे टूट के वो रुकी हुई है, उसमें मूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन जब इरोजन के कुछ एजेंट्स आते हैं, जैसे कि रिवर, विंड, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर या ओशनिक वेव्स, तो ये क्या करते हैं, ये जो टूटा था उसको ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। और इस ले जाने के क्रम में जब ये चीजें जाती हैं, तो ले जाने के क्रम में जिस सरफेस पे चलेंगी उसको जरूर काटने का काम करेंगी। ठीक, मतलब कि जब इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा उस मलबे का, वेदरिंग से जो मलबा बना उसका जब ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन जब होगा तो सिंपल सी बात है कि एक चट्टान है, वो चट्टान टूट गई, लेकिन अभी भी उसका जो मलबा है वो वहीं पे है। इसीलिए अपक्षय इसी को हम बोलते हैं, और अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है। लेकिन जब वो जो टूट गया, वो टूटा हुआ फिर इन अलग अलग एजेंट्स, जहां जो भी एजेंट काम कर रहा है उसके माध्यम से वो उसमें मूवमेंट होगा। और इस मूवमेंट से मतलब क्या, ट्रांसपोर्टेशन होगा। और इस ट्रांसपोर्टेशन से वो मलबा जिस भी सरफेस से चलेगा तो उसको घिसने का काम करेगा। ठीक है, और तरह तरह के इरोजनल लैंड फॉर्म्स बनाएगा। और आगे जाके जो मलबा वो अपने साथ लिया रहेगा, कहीं ना कहीं उसको जमाने का भी काम करेगा, तो डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स बनाएगा। तो ये सभी चीजें हम लोगों की क्लियर हैं। अगर नहीं क्लियर है तो इरोजन और वेदरिंग, ये सारी चीजें बुक में बहुत अच्छे से दी हुई हैं, पढ़ लीजिए। वीडियो भी मैंने बनाई है, और वहां से भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। बुक्स में भी बिल्कुल इजीली दिया गया है, सिंपल लैंग्वेज में। तो हम लोग अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, रिवर। देखिए, रिवर में जो इरोजन होता है, इरोजन के कौन कौन से फॉर्म्स हमको रिवर में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन में क्या होता है कि जैसे जब वाटर, जब रिवर फ्लो कर रही है, तो कहीं अगर वो ऐसे रॉक के पास पहुंची जिसमें वो थोड़ा सा, वो चट्टान या तो चूने के पत्थर वाली चट्टान है, या ऐसी चट्टान है जो घुल सकती है, बहुत हार्ड नहीं है, तो वहां पे ये जो पानी होगा, ये जो जल होगा, वो उसको घोलने का काम करेगा। ये हमेशा नहीं हो सकता है, इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है कि रॉक स्पेशल होनी चाहिए जो घुल सके, जहां पे स्पेशली कार्बोनेशन जैसी प्रोसेसेस हो सके। स्पेशली जो हम लोग के ग्राउंड वाटर या कास्ट वाले एरियाज होते हैं, वहां हमको ये ज्यादा देखने को मिलता है। रिवर वाले केस में उतना देखने को नहीं मिलता, बट कहीं कहीं हो सकता है कि बाई चांस ऐसी रॉक है कि चूने के पत्थर वाली, डोलोमाइट की है, ऐसी कोई रॉक है जो घुल सकती है, हार्ड नहीं है, तो वैसी रॉक पे अगर जल पड़ेगा तो जल क्या करेगा, उसको घोलने का काम करेगा। और जो भी उस रॉक के घुलनशील पदार्थ होंगे वो उससे अलग हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, घुलनशील होने की या घुलने की प्रक्रिया में यही होता है। तो ये हो गया सॉल्यूशन, और यही सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट ग्राउंड वाटर वाले में भी है। तो मतलब दो चीजें हम लोग की यहाँ पे क्लियर हो गई, सॉल्यूशन रिवर वाले में भी होता है और सॉल्यूशन ग्राउंड वाटर वाले में भी होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, बाई चांस एग्जाम में आ गया कि सॉल्यूशन सबसे ज्यादा कहाँ पे इफेक्टिव होगा, या सॉल्यूशन वाला जो वर्क है ये सबसे ज्यादा कहाँ के लिए हम जानते हैं, तो हम ग्राउंड वाटर को सही करेंगे, क्योंकि ग्राउंड वाटर तो स्पेशली सॉल्यूशन पर ही डिपेंड है। ग्राउंड वाटर में और कुछ नहीं होता, अभी हम लोग आगे देखेंगे इस चीज को। ठीक,
अब सॉल्यूशन के लिए हम लोग एक और शब्दावली का यूज करते हैं, कोरोजन। ध्यान दीजिएगा इसको, ये एक और टर्म है इसके लिए, हिंदी में घोलीकरण या संक्षारण। अगला जो शब्दावली है वो है कोरेजन और एब्रेजन, अपघर्षण। इसमें क्या होता है कि जैसे सिंपल सा प्रोसेस है, जब रिवर फ्लो करेगी तो अपने साथ कुछ इरोजनल टूल्स ली रहेगी। ये इरोजनल टूल्स क्या होते हैं, रिवर जब फ्लो कर रही है तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो मलबा था उसको लेके चल रही है। ये मलबा ही, जो कंकड़ पत्थर के टुकड़े हैं, यही उसका इरोजनल टूल्स हैं। और ये इरोजनल टूल्स क्या करेंगे, जिस सिंपल सी बात है, जब रिवर फ्लो करेगी तो जिस सरफेस पे वो फ्लो कर रही है, जिस जमीन पे वो चल रही है नदी, उस जमीन को घिसने का काम करेगी। और इसको बोलते हैं कोरेजन या एब्रेजन, हिंदी में बोलेंगे अपघर्षण। जैसे लैंडफॉर्म वाली वीडियो अभी जस्ट पहले अपलोड हुई है और आप लोगों को पता भी होगा, एक लैंडफॉर्म होता है पॉट होल्स। पॉट होल्स में मैंने यही बताया था कि जब रिवर फ्लो करती है तो उसके जो इरोजनल टूल्स होते हैं वो रिवर की तली को घिसने का काम करते हैं, और घिस के क्या करते हैं, गड्ढे बनाते हैं। ये होता है कोरेजन का प्रोसेस। मतलब रिवर के इरोजनल एजेंट्स, कंकड़ पत्थर, वो उस जिस सतह पे नदी चल रही है वहां तली को घिसने का काम करेंगे। तो ये हो गया एब्रेजन या कोरेजन। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इसका। एट्रीशन में क्या होता है, एट्रीशन का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा सरल है, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। एब्रेजन या कोरेजन में क्या था कि जो इरोजनल एजेंट्स थे या जो कंकड़ पत्थर थे वो रिवर की तली को घिस रहे थे। तली मतलब जिस सरफेस से नदी चल रही है उसको। लेकिन एट्रीशन में ऐसा नहीं होता है, जो कंकड़ पत्थर के टुकड़े हैं वो आपस में ही, उनमें टक्कर होती है और वो टूटते रहते हैं आपस में उनमें कह सकते हैं कि टकराहट होती है उन टुकड़ों में। इसके बाद लास्ट है हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन में क्या होता है, देखिए अभी तक वाले में क्या था, सॉल्यूशन में घुलने का प्रोसेस हो रहा था, लेकिन ये स्पेशल जगह पे काम करेगा जहां पे ऐसी रॉक होनी चाहिए। कोरेजन और एट्रीशन सबसे ज्यादा काम करते हैं रिवर के लिए। हाइड्रोलिक एक्शन भी एक एक्शन होता है, जैसे इन दोनों में तो इरोजनल एजेंट का होना जरूरी है। कुछ कंकड़ पत्थर हो गए तभी तो वो या तो सरफेस को घिसेंगे, तब एब्रेजन कहेंगे हम उसको, या वो आपस में टकराएंगे तो हम उसको एट्रीशन कहेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एट्रीशन में जो कंकड़ पत्थर के टुकड़े हैं वो सरफेस को नहीं घिस रहे हैं, वो आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन इसमें सरफेस को घिस रहे हैं। हाइड्रोलिक एक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोलिक एक्शन वह प्रोसेस होता है जिसमें कोई इरोजनल एजेंट काम नहीं करता, सिर्फ रिवर के वाटर में इतनी पावर होनी चाहिए, नदी के जल में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो तोड़ दे चट्टान को। ऐसा जनरली देखने को कम मिलता है क्योंकि किसी न किसी इरोजनल टूल का होना जरूरी है, लेकिन ऐसा होता है। हाइड्रोलिक एक्शन मतलब पूरी तरीके से जल की शक्ति पर निर्भर। हालांकि इरोजन की अगर हम बात कर रहे हैं, हम इरोजन के चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो इरोजनल एजेंट का होना तो जरूरी है, मस्ट है, लेकिन ये एक स्पेशल कंडीशन है जब वाटर में बहुत ज्यादा पावर हो, इतनी पावर हो कि बिना किसी इरोजनल एजेंट के वो मतलब इतनी स्पीड हो कि वो टक्कर से ही चट्टान को तोड़ सके। तो ये होता है हाइड्रोलिक एक्शन। तो यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली है, कुछ टर्म्स में सिमिलैरिटीज है, जैसे कि कोरोजन और कोरेजन, एब्रेजन और एट्रीशन। तो यहाँ ध्यान देना है, सॉल्यूशन, कोरेजन, एट्रीशन। हाइड्रोलिक एक्शन तो क्लियर है सबका, एट्रीशन भी क्लियर है, कोरेजन को एब्रेजन भी बोलते हैं और सॉल्यूशन को कोरोजन बोलते हैं। अक्सर लोग कोरोजन में और कोरेजन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे अपने समझने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोरोजन में ओ है एंड सॉल्यूशन में भी ओ है, तो दोनों का जो साउंड निकल के आ रहा है वो एक जैसा आ रहा है। यहाँ कोरेजन एंड एब्रेजन का जो साउंड है वो एक जैसा निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो इंग्लिश टर्म्स है ना उनमें सिमिलरिटी है, हिंदी में दिक्कत नहीं होगी। गोलीकरण, अपघर्षण मतलब जिस सरफेस पे चल रहे हैं उसको घर्षित करेंगे, सन्निघर्षण मतलब आपस में दोनों में फ्रिक्शन हो रहा है, टूल्स में, इरोजनल टूल्स में, कंकड़ पत्थर में। और जल गति क्रिया मतलब कि जल में इतनी गति हो कि उससे चट्टान टूट सके, किसी भी अपरदनात्मक यंत्र का कोई सहयोग न हो इसमें, ये होती है जल गति क्रिया। तो रिवर जो भी लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करती है, जो भी इरोजन का काम करती है, मेनली ये 4 प्रोसेस रिवर के इरोजन के होते हैं। और इन चारों में
मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो है कोरेजन या एब्रेजन और एट्रीशन। अपघर्षण और सन्निघर्षण ये रिवर के मेन प्रोसेस हैं। इसके बाद बात आती है विंड की। देखिए, विंड में सबसे इंपॉर्टेंट है डिफ्लेशन। हालांकि विंड में भी कोरेजन और एट्रीशन होता है भाई। जब विंड चलेगी तो विंड के साथ भी कुछ इरोजनल टूल्स होंगे, कुछ कंकड़ पत्थर के टुकड़े होंगे छोटे छोटे। रिवर जितने बड़े तो नहीं होंगे, लेकिन विंड जब चलती है रेगिस्तानी क्षेत्रों में तो रेत, मेनली कंकड़ पत्थर उतना नहीं होगा, बट रेत होगा वहां पे। क्योंकि रिवर ऐसा तो है नहीं कि नदी में तो शक्ति होती है, नदी तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेके चलती है, उनमें पत्थरों में टक्कर होती है। लेकिन हवा में या विंड में तो इतनी एनर्जी होती है विंड में, लेकिन इतनी नहीं होती है कि विंड बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों को उड़ा के लेके जा रही है। विंड मेनली रेत के जो कण होते हैं उनको उड़ाने का काम करती है। तो वहां पर भी जिस सरफेस से विंड विंड का फ्लो होगा उसको थोड़ा थोड़ा घिसेगी, तो कोरेजन या अपघर्षण हो जाएगा। या जो रेत के या धूल के या छोटे छोटे कंकड़ हो भी सकते हैं, वो आपस में घिसेंगे, छोटे हो जाएंगे, तो वो एट्रीशन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वही वाला है। अपघर्षण और सन्निघर्षण का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने रिवर में पढ़ा, वही कॉन्सेप्ट विंड वाला भी है। लेकिन विंड का सबसे प्रभावी जो काम होता है वो होता है डिफ्लेशन। विंड के अलावा डिफ्लेशन और कहीं पर भी नहीं होता। अगर कभी क्वेश्चन आए कि डिफ्लेशन किसका प्रोसेस है, कौन सा इरोजन का एजेंट डिफ्लेशन करता है, तो वो विंड। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? अपवाहन। जैसे इसके पीछे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे जो विंड कहाँ प्रभावी होती है, विंड मेनली हम लोग के डिजर्ट एरिया में प्रभावी, विंड जो है डिजर्ट एरिया में मेनली अपना प्रभाव दिखाती है। तो विंड जब फ्लो करेगी तो डिजर्ट एरिया है, रेगिस्तान है, रेत है, तो रेत को उड़ा देगी, और रेत को उड़ाने से गड्ढा हो जाता है। इसीलिए एक लैंडफॉर्म बनता है डिफ्लेशन बेसिन। हम लोगों ने पढ़ा था रिवाइज करते समय। इसको हम लोग ब्लो आउट भी बोलते हैं, अपवाहन गर्त भी बोलते हैं। तो डिफ्लेशन मतलब अपवाहन, जो रेत है उसको उड़ा देती है विंड। इसी के लिए हम लोग डिफ्लेशन टर्म का यूज करते हैं। और ऐसा रेत को उड़ाना और कोई एजेंट इस तरह का काम नहीं करता, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र में विंड ही एकमात्र इरोजन का एजेंट है। ठीक, सबके अपने अपने क्षेत्र बटे हुए हैं। रिवर का अपना एरिया है, ग्लेशियर अपना ग्लेशियर के एरिया में प्रभावी है, ग्राउंड वाटर स्पेशल जहाँ पे चूने के पत्थर वाली चट्टाने हैं वहां पे सीमित क्षेत्र में प्रभावी है, और जो ओशनिक वेव्स हैं वो तटीय क्षेत्रों में प्रभावी हैं। तो सबका अपना अपना एरिया बटा हुआ है। विंड रेगिस्तानी क्षेत्र में है, तो रेगिस्तान में रेत को उड़ा करके जो इरोजन वाला वर्क होता है और डिफ्लेशन बेसिन बनती है। डिफ्लेशन बेसिन आप याद रखिएगा हमेशा, डिफ्लेशन बेसिन वात गर्त मतलब विंड से बनने वाला गर्त या गड्ढा। तो डिफ्लेशन बेसिन विंड का लैंडफॉर्म है, तो डिफ्लेशन का जो प्रोसेस होगा वो भी विंड का ही प्रोसेस है केवल। अब बात आती है ग्लेशियर की। देखिए, ग्लेशियर वाले में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कोरेजन, अपघर्षण। कोरेजन जो है वही वाला कॉन्सेप्ट है कि जिस सरफेस से चल रहे हैं उसी को घिसने का काम करेंगे। इसमें एट्रिशन उतना नहीं होता, क्योंकि उतनी स्पीड तो होती नहीं है ग्लेशियर में कि बहुत ज्यादा कण होंगे। देखिए, एट्रिशन में मैंने बताया था कि जो कण होंगे वो आपस में टकराएंगे। तो रिवर में चूंकि स्पीड इतनी होती है, रिवर ढेर सारे पत्थर के टुकड़ों को लेके चलती है। लेकिन ग्लेशियर में ऐसा नहीं होता, ग्लेशियर की स्पीड भी कम होती है, बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करता है। तो इसमें मेनली कोरेजन एक होता है, लेकिन इसका सबसे मेन जो प्रोसेस है जहां से क्वेश्चन आ चुका है वो है प्लकिंग। ठीक है, प्लकिंग में क्या होता है कि जैसे जब ग्लेशियर चल रहा है और वो ग्लेशियर जिस एरिया में उसका फ्लो हो रहा है वहां पे जिस भी चट्टान के पास ये पहुंचा, वहां पे अगर उस एरिया में रेनफॉल हो गई, तो रेनफॉल दो केस होते हैं। या तो ग्लेशियर थोड़ा सा मेल्ट हो गया, अगर मेल्ट हो गया तो ग्लेशियर जो रॉक होती है, रॉक में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उनके माध्यम से वो जो जल है, थोड़ा सा अगर पिघला है ग्लेशियर तो वो जल उस रॉक के अंदर चला जाता है, और फिर रात में वो जल जमता है, दिन में पिघलता है। और आप लोग जानते हैं कि इस जमने और पिघलने से क्या होता है, श्रिंकिंग और एक्सपेंशन होता है रॉक में। और मतलब हिंदी में कहे तो चट्टान फैलती है और सिकुड़ती है, क्योंकि एक बार जब जल जमेगा फिर जल पिघल जाएगा तो चट्टान अंदर से धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी।
और इससे क्या होता है, चट्टान जब वीक हो जाती है तो ग्लेशियर के थोड़े से ही, कह सकते हैं प्रहार से या थोड़ी सी ही टक्कर से, उतनी तेजी से तो टक्कर मार नहीं पाएगा ग्लेशियर, लेकिन थोड़े से ही उसके प्रभाव से वो जो चट्टान है वो टूट जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्लकिंग या उत्पाटन। प्लकिंग का मतलब जानते ही आप, किसी चीज को तोड़ना। तो एक तो ये होता है। दूसरा, अगर उस एरिया में रेनफॉल हो गई तो भी जो चट्टान है उसमें जल चला गया। अब वहां पे वही वही कॉन्सेप्ट, रात में जमना बूंद का और दिन में पिघलना। छोटे छोटे छिद्र होते हैं रॉक में, और उस जमने और पिघलने से श्रिंकिंग और एक्सपेंशन होता है और चट्टान अंदर से कमजोर होती है और फिर ग्लेशियर अपना काम कर देता है, उसको तोड़ देता है। तो प्लकिंग का यही मेन कॉन्सेप्ट है, या तो रेनफॉल हो जाए या तो ग्लेशियर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, जिससे कि रॉक कमजोर हो। क्योंकि ग्लेशियर को अगर रॉक को तोड़ना है, प्लकिंग का प्रोसेस करना है, तो रॉक को थोड़ा सा कमजोर करना पड़ेगा। क्योंकि ना तो विंड जैसी स्पीड है ग्लेशियर के पास, ना ही रिवर जैसी पावर है ग्लेशियर के पास। तो थोड़ा सा जब रॉक कमजोर होगी तभी ग्लेशियर अपना काम कर पाएगा। तो ये है उत्पाटन। और यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि उत्पाटन का जो प्रोसेस है, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था कि वो कौन से एजेंट में काम करता है। तो उत्पाटन हम लोग को पता होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस मिक्स हैं, जैसे कि ये दोनों इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, ये इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन कुछ, जैसा मैंने आपको बताया था कि स्पेशल होते हैं, जैसे प्लकिंग स्पेशली ग्लेशियर से ही होता है, डिफ्लेशन स्पेशली विंड का प्रोसेस है, एंड कोरेजन एंड एट्रीशन, हाइड्रोलिक एक्शन, ये सब स्पेशल रिवर के प्रोसेस हैं। ग्राउंड वाटर मैंने जैसा बताया था अभी स्टार्टिंग में कि सॉल्यूशन हालांकि रिवर से भी होता है, लेकिन मेनली सॉल्यूशन ग्राउंड वाटर से होता है। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए तो आप कहेंगे कि मैंने दोनों में सॉल्यूशन लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में दो ऑप्शन है कि सॉल्यूशन का प्रोसेस कौन सा एजेंट करता है मेनली, तब तो आपको ग्राउंड वाटर के साथ जाना पड़ेगा। क्योंकि रिवर के पास तो और भी साधन है ना, सॉल्यूशन तो सेकेंडरी है, उसके पास प्राइमरी कोरेजन का प्रोसेस है, एट्रिशन का प्रोसेस है, उसके बाद हाइड्रोलिक एक्शन है, फिर जाके सॉल्यूशन का कहीं नंबर आता है। लेकिन ग्राउंड वाटर के पास सिर्फ एक मात्र प्रोसेस है सॉल्यूशन का। क्योंकि बाकी प्रोसेस क्यों नहीं है, हाइड्रोलिक एक्शन कर नहीं सकता ग्राउंड वाटर, एट्रिशन भी नहीं कर सकता, ना ही एब्रेजन कर सकता है। उसका रीजन ये है कि ग्राउंड वाटर में स्पीड बहुत कम होती है, ना के बराबर, बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करता है ये, और मेनली घोलने का काम करता है और उससे तरह तरह के लैंडफॉर्म्स बनाता है। लेपीज, डोलाइन, युवाला, पोलजे, हम लोग सब पढ़ चुके हैं। इसमें स्पीड बहुत कम होती है, और जब तक किसी में स्पीड नहीं होगी किसी एजेंट में, तब तक ना एट्रीजन हो पाएगा, ना कोरेजन हो पाएगा, ना हाइड्रोलिक एक्शन हो पाएगा। ठीक, तो बहुत स्लो वर्क होता है ग्राउंड वाटर का, इसीलिए ये स्पेशली सॉल्यूशन तक ही इसका प्रोसेस सीमित है। और इसके एरियाज भी कम है, जहाँ पे घुलने वाली चट्टान होगी वहीं ये काम अपना कर पाएगा। जैसे इंडिया में बहुत सारी जगहों पे, स्पेशली चित्रकूट में जो गुप्त गोदावरी है, बिहार में गुप्त धाम कंदरा, उत्तराखंड में कुछ प्लेसेस हैं, इंडिया में कुछ 5-6 जगहों पे ऐसे हैं स्थान, चूने के चट्टान वाले एरिया, जहाँ पे आपको कास्ट लैंडफॉर्म देखने को मिल सकते हैं। तो कभी अगर मौका मिले तो जरूर ऐसे स्थानों पे जाइए और देखिए लैंडफॉर्म्स को। और लास्ट, ओशनिक वेव्स। देखिए, ओशनिक वेव्स भी सॉल्यूशन का काम करती हैं, क्योंकि जब मान लीजिए कि किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे चूने के चट्टान वाला एरिया है, तटीय क्षेत्र में, वहां पे अगर वेव आ गई तो सिंपल सी बात है, वेव अपने जल से उसको घोलने का काम कर देगी, तो वहां भी सॉल्यूशन हो जाएगा। एट्रिशन ओशनिक वेव भी करती है, क्योंकि वेव के साथ जो कंकड़ पत्थर के टुकड़े होंगे वो आपस में घिसने का काम करेंगे। कोरेजन भी वेव से होता है, क्योंकि जिस सरफेस पे वेव चल रही है उसको घिसने का काम करेगी। हाइड्रोलिक एक्शन भी वेव से होता है, क्योंकि हाइड्रोलिक एक्शन में मैंने बताया था कि जल अपनी स्पीड से किसी चट्टान को तोड़ दे, तो वेव में तो इतनी स्पीड होती ही है, इतनी शक्ति होती है, पावर होती है कि वो अगर टकरा जाए तटीय क्षेत्र में किसी चट्टान से तो उसके फॉर्म को चेंज कर सकती है। जैसे एक लैंडफॉर्म आपको याद होगा, वेव कट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कोस्टल क्लिफ्स, ये सब आपने पढ़ा होगा कि जब चट्टान से टकराती है तटीय क्षेत्र में वेव, तो वो तट को खड़ा ढाल बना सकती है टक्कर मारते मारते, ये होता है। और सबसे अंत में वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर में क्या होता है कि सिंपल सी बात है, ऑलमोस्ट ये प्रोसेस हाइड्रोलिक एक्शन जैसा ही होता है,
थोड़ा सा अंतर यह है कि वाटर प्रेशर में जब चट्टान से टक्कर होती है वेव की, तो चट्टान में जो मैंने छिद्र की बात की थी उसमें कभी कभी एयर होती है, और वो एयर जो है कॉम्प्रेस हो जाती है और उससे चट्टान टूट जाती है। लेकिन इतना हम लोग को साइंटिफिक इसको नहीं जानना है ज़्यादा। इसकी साइंस में अगर हम नहीं जाना चाहते हैं तो सिंपल इतना समझ सकते हैं कि सिंपल ये कॉमन सेंस वाली बात है कि जब वेव का टकराहट होगी, जब वेव की टक्कर होगी उस रॉक से, तो उस पर प्रेशर पड़ेगा, वाटर अपना प्रेशर लगाएगा और प्रेशर से वो रॉक टूट जाएगी। ठीक, तो ये हो गया ओशनिक वेव्स का। अब आपको क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसको नोट करना है, और कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है क्योंकि कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो मिक्स हैं। तो इसको बार बार देखिए इस चार्ट को और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए। अब किसी ने अगर ये बोल दिया कि विंड में कोरिजन होता है, तो वहां आपको ये नहीं कहना है कि नहीं विंड में केवल डिफ्लेशन होता है। हो सकता है अगर इरोजनल एजेंट उसके हैं, वो जिस सरफेस पे चलेंगे उसको घिसेंगे तो कोरिजन तो करेंगे ही, लेकिन हर एजेंट का कोई एक सबसे प्रमुख प्रोसेस है। जैसे इसका डिफ्लेशन हो गया, इसका ये दोनों है, रिवर वाले का कोरिजन एंड एट्रिशन, ग्लेशियर वाले में मैंने बताया प्लकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड वाटर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस या एकमात्र प्रोसेस सॉल्यूशन है, एंड ओशनिक वेव के ढेर सारे प्रोसेस हैं। क्योंकि ओशनिक वेव में प्रोसेस होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रोसेस होने के लिए स्पीड अच्छी होनी चाहिए किसी भी एजेंट में, और पावर होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं रिवर के पास भी स्पीड है एंड पावर है, तो इसीलिए ये ऑलमोस्ट हर तरह का ये इरोजन के फॉर्म इसमें हमको देखने को मिल रहे हैं। वही चीज ओशनिक वेव के साथ भी है, इसके पास भी स्पीड है, पावर भी है, तो इसमें भी ऑलमोस्ट हर तरह के हमको इरोजन के फॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। ग्राउंड वाटर में स्पीड भी नहीं है, पावर भी नहीं है, बिल्कुल कम इसकी स्पीड होती है, तो इसलिए इसमें हमको एक ही फॉर्म देखने को मिल रहा है। ग्लेशियर का भी वही हाल है, इसकी भी स्पीड बहुत स्लो है, तो इसमें भी हमको जो फॉर्म है वो दो ही तरह के देखने को मिल रहे हैं। विंड का क्या है, विंड की स्पीड तो अच्छी होती है लेकिन रिवर जैसी इसके पास वो स्ट्रेंथ नहीं, क्योंकि रिवर के पास तो ऐसी स्ट्रेंथ है कि वो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों को अपने साथ लेके आ सकती है तोड़कर। तो यहाँ पे थोड़ा सा विंड कमजोर पड़ रही है रिवर से, इसलिए इसके भी जो फॉर्म्स हैं वो कम है। तो ये हो गई बात फॉर्म्स ऑफ इरोजन पे। थोड़ी सी रटने वाली भी चीज है ये, तो रटना भी है प्लस समझना भी है, दोनों काम करते हुए इस कॉन्सेप्ट को आपको अपना क्लियर रखना है। तो फिलहाल इसमें हम लोग इतना ही करते हैं। अब इसमें नॉर्मली क्वेश्चन आएगा, बहुत जटिल ऐसा नहीं आएगा कि आप कंफ्यूज हो जाए। जैसे इस बार प्लकिंग पे आया, कभी डिफ्लेशन पे आ सकता है, कभी सॉल्यूशन पे आ सकता है, तो नॉर्मली बस आपको अपने कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है। तो फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही, आगे हम लोग किसी और छोटे से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।